हेलो बच्चों। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, 4-5 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और फिर लास्ट में एक टॉपिक देखा था जिसको हम कहते थे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो आई थिंक कि उतने से आपको सफिशिएंट मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सफिशिएंट क्वेश्चंस करने का टेक्निक और अप्रोच मिल गया होगा। बाकी उसके और क्वेश्चंस करने के लिए मैं आपको इस पर रिलेटेड जेई एडवांस के क्वेश्चंस को लेकर के और जेई मेंस को रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको 1 या 2 दिन में और अपलोड कर दूंगा। आज की ये जो क्लास है बेसिकली 2 सेक्शन को टारगेट करते हुए हमने बनाया है। पहला, वो बच्चे जो 11th में या 12th में हैं लेकिन फिजिक्स में वेक्टर के क्वेश्चंस को करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, एक तो उनके लिए। और दूसरा, ये क्लास मैथ के कुछ बच्चों को भी हेल्प करेगा, स्पेशली उनको जो वेक्टर वाले चैप्टर में अपने आप को थोड़ा सा परेशान फील करते हैं, क्योंकि वेक्टर मैथमेटिक्स का भी एक पार्ट है और फिजिक्स में तो ये हर जगह यूज होता ही होता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है वेक्टर से। तो आज से स्टार्ट करते हैं वेक्टर। वेक्टर माने सदिश, सदिश माने ऐसी चीज जो दिशा सहित हो। यानी हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें जरूरत होती है फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है भौतिक राशियों की। और इन भौतिक राशियों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम जैसे फिजिक्स की अलग अलग चीज़ों को समझने पढ़ने के लिए हम अलग अलग टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे दाब हुआ, बल हुआ, फिर जड़त्वाघूर्ण हुआ, धारा है, आवेश है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं, फोर्स, प्रेशर, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम, इनर्शिया। तो ये जो टर्म्स हैं, जो ये राशियां हैं, क्वांटिटीज हैं, इनमें वो सभी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं, उन्हें कहते हैं भौतिक राशियां, जिन जो मेजरेबल क्वांटिटीज है। गुण नहीं, गुण अलग चीज है। जैसे इनर्शिया एक गुण है, लेकिन इन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो वो चीजें जिनका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिक्स में कहते हैं भौतिक राशियां। जैसे दाब, जैसे बल, जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे टॉर्क। अब जब हम इनको मेजर करते हैं तो इनको मेजर करने के साथ साथ मेजर करते हैं तो क्या मिलता है, इसका मैग्नीट्यूड मिलता है। और कुछ केसेस में हमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत भी पड़ती है। तो बेसिकली हम भौतिक राशियों को 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक वो जो किसी भी दो चीजों के रेशियोज हैं, जो किसी भी दो चीजों के क्या हैं, रेशियो है, यानी अनुपात है। जैसे एग्जांपल के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन m, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो ये जो वैल्यू है ये रेशियो है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देखेंगे तो पाएंगे कि ये रेशियो है। अब जब रेशियो है तो इसके पास कोई भी डायरेक्शन होने का चांस ही नहीं है, यूनिटलेस क्वांटिटी होगी। तो एक तो वो राशियां हैं जो रेशियो हैं किसी न किसी चीज की। फिर कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट होता है। ऐसी राशियों को हम बोलते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं स्केलर। हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे अदिश। आ माने नहीं, जैसे सफल असफल, यानी जो सफल नहीं है। वैसे दिस, दिस माने दिशा, आ माने और आ है आगे, यानी दिशा नहीं। यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास दिशा नहीं होती, या अगर होती है तो वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं अदिश राशियां। यानी वे भौतिक राशियां, दो फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely explained without considering their direction, या without
मेंशनिंग अब एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन आर सेड टू बी स्केलर्स। यानी सिंपली समझिए दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। इन केस अगर कोई डायरेक्शन है भी तो उस डायरेक्शन का हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं स्केलर। जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। टाइम कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। प्रेशर, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ठीक, इसी तरीके से बहुत सारी हमारे पास भौतिक राशि, जैसे वैल्यूम, वैल्यूम कैसी राशि है? स्केलर। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। अब आइए इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट भी कैसी राशि है? स्केलर। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप 10th में करंट पढ़ते हैं या 12th में पढ़े होंगे तो करंट की डायरेक्शन होती है जो हमेशा ली जाती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ उसके डायरेक्शन का हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी राशियों को कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तीसरी जो कैटेगरी है हमारी वो है वेक्टर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं सदिश राशियां। यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन यानी कि दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस अबाउट देम इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी सिंपल भाषा में समझें तो वेक्टर क्वांटिटीज के पास अपने मैग्नीट्यूड भी होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इनको हमेशा वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना होगा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब कि जो जोड़ने घटाने के सदिश नियमों का पालन करते हैं, सदिश बीजगणित का पालन करते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। क्लियर है? अब ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि एक और कैटेगरी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है जिसे हम कहते हैं टेंसर, जिसे इंग्लिश में कहेंगे टेंसर और हिंदी में कहेंगे प्रदिश। ऐसी भौतिक राशियां यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, पर उनका जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का एक्चुअल में कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं जिनको सिर्फ डायरेक्शन लिया जाता है, उस डायरेक्शन की वजह से वो एक्सप्लेन नहीं होते हैं, उन्हें हम कह सकते हैं प्रदिश राशियां, टेंसर क्वांटिटीज। या और सिंपली कहें तो कह सकते हैं ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो मैग्नीट्यूड भी रखते हैं और डायरेक्शन वाले भी होते हैं, लेकिन वे वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते, ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। यानी मैग्नीट्यूड तो रहता ही रहता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, लेकिन डू नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। अब आपको हर तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज की 2-2, 3-3 एग्जांपल्स याद होने चाहिए ताकि आप आसानी से इसके बारे में लिख सकें। रेशियो का मैंने आपको बता दिया, लीनियर मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्केलर क्वांटिटीज के बहुत सारे हैं, मास, टाइम, वॉल्यूम, करंट। फिर और आगे थोड़ा सा और प्लान करके सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे चार्ज हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जिनके पास डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल फोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, बल। मोमेंटम यानी संवेग, मोमेंटम यानी कि संवेग। एरिया, अब कहेंगे सर क्षेत्रफल कैसे वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, हर क्षेत्रफल को हम वेक्टर मानते हैं और किसी भी क्षेत्रफल का जो वेक्टर होगा
उस वेक्टर के पास दो चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड उसके क्षेत्रफल के इक्वल होगा। जैसे इस हाथ का एरिया निकालना है, एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड यानी जिसकी लेंथ इस हाथ के एरिया के बराबर होगी और उसका डायरेक्शन इस हाथ के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा। जैसे अगर मुझे इस बोर्ड का एरिया वेक्टर निकालना है तो वो वैल्यू इसके एरिया के बराबर होगी और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होगा। क्लियर है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को ये चीज क्या है, एयर है, सॉरी एरिया है। सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। 12th में जब आप गॉस थ्योरम पढ़ते हैं या मैग्नेटिज्म के सवाल लगाते हैं तो वहां पे एरिया का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वहां पे आपको गलती नहीं करनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है टेंसर क्वांटिटीज। इसके एग्जांपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी याद रखनी है वो आपको वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे उम्मीद है कि अभी तक की आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, यानी कि चूंकि हम लोगों का ये जो चैप्टर है वेक्टर के ही बारे में है तो हमारा पूरा फोकस इसी वेक्टर के एनालिसिस में ही रहेगा। ठीक है? तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे नोट भी कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट है हमारा वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज दैट हैव magnitude as well as direction and they do follow the vector addition are called as vector quantities। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, यानी ऐसी क्वांटिटीज वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण भी हो और दिशा भी हो, साथ ही साथ वे योग के बीजगणितीय सदिश योग के बीजगणित का पालन करते हैं, सदिश बीजगणित का पालन करते हैं। यानी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, प्लस उनको फॉलो करना होगा किसको, वेक्टर अलजेब्रा को। वेक्टर अलजेब्रा को अगर ये दोनों हैं पर वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करते हैं तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर नहीं कहेंगे। वेक्टर कहने की शर्त है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के साथ साथ दे शुड फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा क्या है, बीजगणितीय योग क्या है, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक, अब वेक्टर के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, मतलब एन नंबर ऑफ टाइप्स कह सकते हो, जिसमें से मेजर याद रखना है कुछ कुछ चीजें। सबसे पहला एक वेक्टर होता है पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर हिंदी में कहेंगे ध्रुवीय वेक्टर, ध्रुवीय सदिश। तो ऐसा सदिश जिसका इनिशियल पॉइंट पता हो या फिक्स हो, ए फिजिकल क्वांटिटी whose initial point is fixed, which a vector quantity which have initial point with fixed value and a particular direction। तो डायरेक्शन सबका होगा। ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं पोलर क्वांटिटीज, जो कहीं एक जगह से शुरू होकर कहीं तक जा रहा है, क्या कहलाएगा, पोलर क्वांटिटीज। ये वेक्टर क्या है, पोलर क्वांटिटी है, क्योंकि पोल इसके पता है स्टार्टिंग है। जैसे आप कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, वेलोसिटी वेक्टर, रेडियस वेक्टर, ये सब के सब क्या हैं, पोलर वेक्टर है। फोर्स पोलर वेक्टर है, मोमेंटम पोलर वेक्टर है। ठीक है? दूसरा वेक्टर होता है एक्सियल वेक्टर, जिसे कहते हैं अक्षीय सदिश। कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जिनका पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई नहीं देता है पर होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पंखा छत पे जो लगता है वो पंखा, फैन चलता है, अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी और साथ साथ उसके पास, क्योंकि वो गोल घूम रहा है, तो उसके पास एक रोटेशनल वेलोसिटी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं और उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बॉडी के घूमने की डायरेक्शन, अपने राइट हैंड को
बॉडी के घूमने के अकॉर्डिंग अगर आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जैसे पंखा घूम रहा है वैसे आप कर्ल करेंगे, तो ये जो थंब है वो थंब हमको दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है इस डायरेक्शन में, तो मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को ऐसे बेंड करूंगा, ऐसे मोड़ूंगा, ऐसे, तो मेरा जो थंब है वो अंदर जा रहा है। इसका मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे इनवर्ट अंदर की तरफ होगी, ओमेगा की डायरेक्शन। यानी ये वेक्टर बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम कर रहा है, इसको कहते हैं एक्सियल वेक्टर। दोज वेक्टर्स दैट एक्ट्स या which have direction along the axis of rotation is called as axial, यानी अक्षीय सदिश। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। जिन चीजों में एंगुलर लगा हुआ है आमतौर पे वो सब के सब क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर होते हैं। क्लियर हो गया? दो टाइप क्लियर है। तीसरा, कुछ वेक्टर्स को आप कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर यानी कि बराबर, यानी समान वेक्टर, समान सदिश, ऐसे सदिश जो समान है। कोई भी वेक्टर समान होने की सिंपल सी शर्त है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए? सेम। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, जिसका परिमाण भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को कहेंगे इक्वल वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई वेक्टर है ए, और उसी के पैरेलल एक और वेक्टर है जिसकी लंबाई भी बराबर है और डायरेक्शन भी, तो ए और बी आपस में इक्वल वेक्टर्स होंगे। क्यों? इनकी लंबाई बराबर है और ये आपस में पैरेलल है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक, इसके उल्टा है, इक्वल वेक्टर के बाद है आपका अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स यानी विपरीत सदिश। विपरीत सदिश की विशेषता क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। जैसे आपका ये वेक्टर हो गया ए वेक्टर, उसी के पैरेलल है बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड लंबाई बराबर है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, तो ये आपका हो जाएगा आपका कौन सा वेक्टर? अपोजिट वेक्टर। क्लियर हो गया? इसी तरीके से आप और भी टाइप्स ढूंढ सकते हैं, जैसे होता है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं लंब अभिलंब वेक्टर, एक दूसरे के अभिलंबवत है, एक दूसरे के समकोणीय वेक्टर है, समकोण है, समकोणीय कह सकते हो, समकोणीय। ठीक, ऐसे वेक्टर जिनके बीच का कोण थीटा क्या हो? 90 डिग्री हो, आपस में क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, डायरेक्शन वैल्यू कुछ भी हो लेकिन आपस में एंगल 90 डिग्री का है, तो क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आर ऑर्थोगोनल विथ ईच अदर। ठीक, कैसे? आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप अपनी कॉपी के लेफ्ट नीचे वाले कॉर्नर को पकड़ेंगे, ये एक्स एक्सिस है, आपसे दूर जाती हुई ये वाई एक्सिस है और आपके बाहर आती हुई जेड एक्सिस है। कैसे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। क्लियर हो गया? एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। इसी तरीके से नल वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, इसी तरीके से यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ।
लिस्ट आपको अगर चाहिए तो आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल पर जाकर के पता पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीछे कुछ वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, आप सीधे चैनल में जाएंगे तो चैनल के पास में भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का दिया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हिंदी में कहते हैं एकांक सदिश, इसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। एकांक यूनिट माने 1 यूनिट, यानी ए मैग्नीट्यूड हैविंग मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप लगा के, जैसे मान लो ए वेक्टर, तो ए के ऊपर कैप लगा दिए, इसका मतलब हुआ यूनिट वेक्टर ए। ठीक है, मान लो कहे आई कैप, यानी आई वेक्टर कैप, यानी यूनिट वेक्टर आई। क्लियर है? इस तरीके से और भी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं जो आपने नोट्स में आई थिंक पढ़ा ही होगा, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए आपको उस हिसाब से ध्यान देना है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू सारी वेक्टर्स का नाम में इंटरेस्ट है तो आसानी से आप हमारे चैनल से पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। मेन जो चीज है वो ये है कि वेक्टर के कैलकुलेशंस को कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे समझते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग एक वेक्टर का एग्जाम्पल लेकर के उसके बारे में बाकी सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आज की एक क्लास है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको चैनल समझ में आ रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, उससे हमारा मन करेगा कि हम आपको और अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करें, समझा पाएं। ठीक है, तो चैनल में कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात बताया करिए कि आपको कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, और आप इसमें कैसे हम और सुधार कर सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें मजबूत करेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स से रिलेटेड टर्म्स। टर्म्स रिलेटेड टू ए वेक्टर, टू ए वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक, पोजीशन वेक्टर का। मैं उसी से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि पोजीशन माने क्या। आपको मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी सबसे पहले जो चीज बताई थी वो बताया था पोजीशन है कि लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड एज इट्स लोकेशन। किसी बॉडी के किसी भी पोर्शन से, किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से कोई बॉडी कहाँ है, कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं उसे कहते हैं पोजीशन, यानी स्थिति। जैसे मुझे बताना हो कि किताब कहाँ है तो मैं बताऊंगा टेबल पर है या कुर्सी पर है। ठीक है, क्लियर हो गया। मुझे बताना हो स्कूल कहाँ पे है तो मैं बताऊंगा पूरब में है, पश्चिम में है, फिर इतना किलोमीटर दूर है। इस तरीके से बात करते हैं, सब जनरल बात है। तो अगर ये पता करना है कि कोई चीज कहाँ है तो भाई डेली लाइफ में तो हम कोई रेफरेंस ले लेते हैं, पर जब हम सवालों को करेंगे तो रैंडम रेफरेंसेस से काम नहीं चलेगा। तो वहां पे जो हमारा रेफरेंस लिया जाता है तो सबको पता है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का एक कार्टेशियन फ्रेम लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे बाहर आती है, मतलब ऐसे बाहर, लेकिन उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया था। तो ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ध्यान रखिएगा, एक्स इधर जा रहा है, वाई इधर, और जेड जो है वो बाहर आ रहा है इधर, लेकिन कॉपी में रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं टू डायमेंशनल फ्रेम में। ठीक है, ये बाहर आते हुए लाइन दिखेगा और ये ऐसे डॉटेड रहता है तो समझो अंदर जाते हुए दिखेगा, अंदर की तरफ। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है पी,
एक एक चीज ध्यान दीजिएगा। और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, x, y, z। लेट ए पॉइंट P, एक पॉइंट ले रहे हैं x, y, z। इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि पॉइंट है यहाँ, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं ये ऐसे, ठीक, ध्यान से देखिएगा ऐसे। तो इस पॉइंट का इस मार्कर का टिप होगा। टिप को पहुंचने के लिए पहले आप एक्स एक्सिस में कुछ दूर चलेंगे, फिर वाई में चलेंगे, फिर जेड की तरफ चलेंगे। एक्स में चले कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, फिर वाई डायरेक्शन के लॉन्ग ऐसे ऊपर आए तो वाई डिस्टेंस, फिर जेड एक्सिस के लॉन्ग बाहर की तरफ आएंगे तब आप यहाँ पहुंचेंगे। यानी कि एक्स, वाई, जेड हमें क्या बताता, किसी पॉइंट तक ओरिजिन से चल के पहुंचने का तरीका। कैसे, पहले ओरिजिन से चले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट ऐसे बाहर होता यहाँ कहीं, तो फिर हमको जेड में भी चलना पड़ता। तो ये एक्चुअली पॉइंट बाहर ही है, बस रिप्रेजेंट इसमें हुआ है। तो कोई पॉइंट, कोई वेक्टर है जिसके पास इस तरीके से इसका पोजीशन हो गया, ठीक है ना, पॉइंट पी। तो सबसे पहला जो आपको सीखना है वो ये है कि पॉइंट पी का लोकेशन कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो वो लिखेंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज गिवन बाई, दो सिंबल है। देखिए ये एरो दिख रहा है, ओ से कहाँ जाता हुआ, पी। तो एक तरीका है ओपी, उस पर लगा देंगे ऐसे एरो, ओपी वेक्टर, यानी ओपी एक लाइन है जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सो ओपी वेक्टर, ठीक। या पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग जनरली आर लिखते हैं, तो आर उसके ऊपर एरो लगा दिए वेक्टर, लेकिन किसका पोजीशन है, पॉइंट पी का। सो आर वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। क्लियर हो गया इतना। अब कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए, ओ से जा रहे हैं पी, तो ओ हुआ हमारा इनिशियल पॉइंट और पी हुआ हमारा फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स में से ओ का कोऑर्डिनेट एक्स के लॉन्ग होगा 0, वाई में से ओ का कोऑर्डिनेट वाई के लॉन्ग होगा 0, और जेड में से y का कोऑर्डिनेट होगा z, सो o का कोऑर्डिनेट होगा 0, तो 0। क्लियर हो गया, x माइनस 0, वाई माइनस 0 और z माइनस 0। क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आई कैप, प्लस लगाएंगे। y एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल लेते हैं j कैप, प्लस लगाएंगे। और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल लेते हैं के कैप। सो हमारा वेक्टर बना, पी का पोजीशन वेक्टर बना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप ये सी बात है कि आप पूछेंगे सर आई जे के क्या है, तो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया था कि कैप लगा है, इसका मतलब है कि यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और इसी तरीके से के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो आई होप कि आप किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करो कि पॉइंट दिया है -3, 2, 1, तो इसका आर पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, यानी के कैप। समझे। अगर यही दिया होता P की वैल्यू 4, 3, -1/2, तब क्या करते, तो भी यही काम करते। P का पोजीशन वेक्टर हो जाता 4 आई कैप 3 जे कैप, और जो माइनस में है उसको माइनस में 1/2
के कैप। इस तरीके से किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं इसे मिटा दूंगा। क्लियर हो गया? हो गया? अब देखिए, इसके अलावा जब ये हो गया तो हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया किसका? पॉइंट पी का। हमने पी का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तो कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, आरपी वेक्टर या ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर है? अब देखिए, ओ से पी की एक लेंथ है कि नहीं है? ओ से पी की एक लेंथ है, ऑब्वियसली बात है। तो अगर ओ से पी की एक लेंथ है तो इस लेंथ की लंबाई, इस चीज की लंबाई भी तो होगी। उस लंबाई को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालने के लिए आपके पीछे 10th क्लास में एक फार्मूला पढ़ाया जाता था, डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के डिफरेंसेस का स्क्वायर करके उनको सम करने के बाद अंडर रूट कर देते हैं। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, मैग्नीट्यूड ऑफ यानी परिमाण ऑफ ओपी वेक्टर, यानी ओपी वेक्टर का परिमाण कैसे लिखेंगे? तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओपी वेक्टर के मॉड से, या सिंपली कर देंगे ओपी से। अब क्योंकि आरपी भी लिख सकते थे तो आरपी भी लिख सकते हैं। वेक्टर गायब हो गया। अगर वेक्टर गायब हो गया इसका मतलब है कि परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। और अगर वेक्टर लगा के परिमाण लिख रहे हैं तो मॉड लगाना होगा। ठीक? और वो वैल्यू कैसे आएगी? तो मॉड ऑफ ओपी वेक्टर, हम लोग ये वाला रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे या ये दोनों करेंगे, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से। ओपी वेक्टर की वैल्यू आई अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। यानी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये आपका किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। जैसे अगर पॉइंट है 2, 4, 3, तो इसका ओपी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। और इसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओपी वेक्टर का मॉड इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अगर माइनस होता तो माइनस के साथ ले लेते, सिंबल्स माइनस के साथ लेते, ये प्लस ही रहता। मतलब अगर मान लो -2i कैप, अभी चलो मैं कर दे रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 9 6 15, 25, 25 4 9 यानी 29 अंडर रूट 29। जो यूनिट होगा वो यूनिट लगा देंगे, लंबाई है तो उतना यूनिट हो जाएगा। ठीक? अगर मान लो पॉइंट ऐसे होता -1, -2, -3, तब इसका ओपी वेक्टर होता -i कैप -2j कैप -3k कैप। क्लियर है? तो इसका परिमाण कितना होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता ओपी वेक्टर का मॉड इक्वल टू अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आती -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13 और 1 14 अंडर रूट 14।
अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या काम का चीज मिलेगा। पहला 2-3 पॉइंट, पहला मतलब ध्यान रखिए 2-3 पॉइंट से पहला ये है कि इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का, किसी भी वेक्टर का निगेटिव नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर्स हैं। सेकेंड, कि अगर मान लो वेक्टर में माइनस है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना, आप खाली वैल्यूज का भी स्क्वायर करके लिख के आ सकते हैं। और अगर ऐसे लगा रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट में लगा के तब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि अगर ब्रैकेट में नहीं लगाया, ये ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ माइनस खुल जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटा दूंगा। आप साथ साथ लिखते हुए भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर नोट्स के लिए आप क्या कहते हैं, हमारे चैनल से ले लिया करिए और क्लास यहाँ से समझ सकते हैं। हो गया, मैग्नी वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। तीसरा पॉइंट है यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर, या ऐसे कह लो ओपी का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी यानी जिस डायरेक्शन में ये ओपी है उसी डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो हम उसे कहेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी, यानी ओपी की दिशा में या ओपी के अनुदिश एकांक सदिश। तो कैसे लिखेंगे, ओपी वेक्टर, ओपी का यूनिट वेक्टर, तो कैप लगा दीजिए, ओपी कैप हो गया। अब भाई सिंपल है कि किसी भी वेक्टर में, किसी भी वेक्टर में दो ही चीज होती है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। जब मैग्नीट्यूड चाहिए नहीं, 1 चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो बचेगा क्या, सिर्फ डायरेक्शन, यानी पूरे वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो जो क्वांटिटी बची, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। दैट वेक्टर यानी अगर हम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे दिखेगा। आपको दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ना। अगर हम चाहें तो ऊपर जब इसको एक एक सबके साथ लेके आएंगे, ला सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और के कैप। ठीक है, क्लियर है। इसको एक बार इसके साथ लिखे, इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, ठीक है ना। नॉर्मली मैथ में जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही हो गया। इस चीज को कहते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए ध्यान से, मैंने आपको जो एग्जांपल लिया था वो ऐसे लिया था, इस तरीके से। ठीक है, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट है उस रेफरेंस पॉइंट से ऐसे एक वेक्टर लिए थे इस तरीके से। क्लियर है। ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, पॉजिटिव वाई के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, बना रहा है ना। क्लियर हुआ। कैसे, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहेंगे अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहेंगे बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहेंगे गामा। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब देखिए जो यूनिट वेक्टर निकाले हैं आप, ओपी वेक्टर,
इस ओपी वेक्टर में ये एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है एक्चुअली, चलिए देख लेते हैं। इसको ऐसे पैक कर दीजिए, ठीक है। तो देखेंगे क्या मिलेगा, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, क्लियर है। और बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। बेस बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। क्योंकि उसका भी रूल है साइन कॉस टेन का, पी बी पी और एच एच बी, हिंदी में कहते थे लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, पी बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस यानी साइन थीटा, बी बाई एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि कॉस थीटा, और पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस इज टेन थीटा। हिंदी में कहें लाल यानी एल बाई के यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, ए बाई के यानी आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार इज टेन थीटा, ठीक है। अगर नहीं याद हो रहा तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हम लोग को ऐसे सिखाया जाता था। हालांकि ट्रुथ भी लगभग यही है, पर क्या कर सकते हैं। तो यहां से ये चीज ध्यान रखना, क्लियर हो गया। अब क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स अल्फा इक्वल टू ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये तो कॉस अल्फा है। इसी तरीके से अगर यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा करें तो ये y हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या कहलाता है, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनियस हाँ क्या कहलाता है, कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस बीटा। इस तरीके से यूनिट वेक्टर में आई कैप का कोफिशिएंट कहलाता है कॉस अल्फा, यूनिट वेक्टर में जे कैप का कोफिशिएंट कहलाता है कॉस बीटा, यूनिट वेक्टर में के कैप का कोफिशिएंट कहलाता है कॉस गामा, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा ये वेक्टर में नहीं कहलाता, यूनिट वेक्टर में कहलाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो आए कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, इनकी वैल्यूज क्या क्या है चेक कर लेते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू है एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू है एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉस बीटा की वैल्यू है वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस गामा की वैल्यू है जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को कहते हैं क्या, अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं याद है तो देख लीजिए, क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, हिंदी में कहें तो दिक कोज्या, कोज्याएं, दिक कोज्याएं, क्योंकि कोसाइन को हिंदी में क्या कहते हैं, कोज्या, और डायरेक्शन को कहते हैं दिक, जैसे डायरेक्शन सूचक दिक सूचक। तो डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस। अब याद रखिए अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और गामा क्या है, एंगल मेड बाय द वेक्टर विथ पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोजीशन वेक्टर पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ गया तो उसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर आ गया तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस। यहाँ तक जब डायरेक्शन कोसाइंस आ गए तो एंगल निकाल सकते हैं आसानी से, क्लियर है, इसको कर लिए। हो गया, हो गया सबका।
एंगल कैसे निकालेंगे? अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ये वैल्यू, गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, बीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ये वैल्यू और गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स वो वैल्यू, ठीक है ना। सो यहाँ तक की दिक्कत, यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। अब देखिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर, इसका स्क्वायर करने पर, तीनों को जोड़ देने पर क्या होगा, नीचे वाली चीज सेम रहेगी और ऊपर वाली चीज ऐड हो जाएगी, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी 1। तो ध्यान रखना है कि तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो, सॉरी सम, स्क्वायर का सम क्या कहलाता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कैसे, cos अल्फा को हम लिख सकते हैं L, ठीक इसी तरीके से cos बीटा को लिखा जाता है M, और इसी तरीके से cos गामा को लिखा जाता है N। तो अगर कहीं आपको ऐसे मिले L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, इसका मतलब हुआ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू इस टर्म का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेस कॉमन है, डिनोमिनेटर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर भी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब कट के 1। तो क्या ध्यान रखना है, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम हमेशा कितना होगा, 1। तो अगर 2 का पता चल जाए तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हो गया, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि कैसे सवालों को करेंगे। जैसे चलिए चेक किया जाता है, आज कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस ही होंगे, धीरे धीरे हम लोग इसका लेवल बढ़ा सकते हैं आराम से, और इनफैक्ट बढ़ाएंगे ही। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं आगे कैसे होगा क्वेश्चन। मान लिया चाहे फाइंड द एंगल मेड बाई, एंगल फॉर्म्ड बाई आई कैप प्लस जे कैप विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है वो बताना है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसे हम अल्फा कहते हैं। अल्फा निकालने के लिए हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, क्यों, क्योंकि अल्फा निकालने के लिए तो कॉस अल्फा चाहिए, और कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कहेंगे सर मान लिए भूल गए, तो भूल गए तो और अच्छा है, क्यों, क्योंकि तभी वेक्टर दिया रहेगा। आप इसको मान लीजिए ए वेक्टर, ए वेक्टर बराबर दिया है आई कैप प्लस जे कैप। जब ये कर लिए तो इसका मॉड निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2। ठीक, जब ये भी हो गया तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, ए कैप जो होगा पूरा वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो आई कैप प्लस जे कैप का डिवाइडेड बाई रूट 2 जो होगा 1 बाई रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाई रूट 2 जे कैप। अब मैंने आपको बताया यही है कॉस अल्फा, यानी यूनिट वेक्टर में
आई कैप का कोफिशिएंट होता है कॉस अल्फा, जे कैप का कोफिशिएंट होता है कॉस बीटा और के कैप का कोफिशिएंट होता है कॉस गामा। ठीक, सो कॉस अल्फा पूछ रहा था तो कॉस अल्फा की वैल्यू मिल गई कितनी, 1/√2। और ये चीज आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद रहता है यहाँ से भी कर सकते हैं। सो अगर 1/√2 आया तो अल्फा की वैल्यू आई कॉस इनवर्स 1/√2। अब आप याद रखिए कि कॉस कहाँ निगेटिव होता है, कॉस की वैल्यू 1/√2 दो जगह होती है, 45 डिग्री पॉजिटिव में और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नीचे की तरफ -45 डिग्री पे। तो यहाँ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि आई भी पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये हमारा एंगल हो गया 45 डिग्री। खत्म। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। हो गया डन। अगर आपसे कहता है कॉस बीटा निकालो तो निकाल लेते हैं। ठीक है, सवाल कैसे कैसे आते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। ठीक कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स such that magnitude of vector a is, कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, मान लिया 5 लिख दिए या लिख दिए 35। ठीक है ना। अब ऐसे सवाल कैसे होंगे आपको अप्रोच में बता रहा हूं। ऐसे सवाल कैसे होंगे तो भाई सिंपल सी बात है, ए वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकालिए जो हो जाएगा √x² प्लस 3² प्लस 5² जो हो जाता है √x² प्लस 9 प्लस 25। अब आपसे कह रहा है कि ए का जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो है 35, तो इधर मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू रख दिए 35, तो 35 बराबर √x² प्लस 9 5 14 तो 34। क्लियर है। मुझे वैल्यू चाहिए x² की, तो उसके लिए मुझे स्क्वायर रूट इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ट्रांसफर तो होता नहीं है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x² प्लस 34। अब 35 का स्क्वायर निकालने के लिए तो 5 5 जा 25, 3 × 4 12। कैसे, जिन चीजों के इंड में 5 है उसका स्क्वायर कैसे होगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 और एक और ऐड कर लीजिए 5, 4 5 20 आंसर। जैसे अगर 65 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 और एक और ऐड कर 6 7 42। 95 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25 और 9 और इंटू 1 10, तो 10 और 9 90, 10 9 जा 90। इस तरीके से सवाल देखिए, ठीक हो गया, जल्दी हो गया। और इधर हो गया x² प्लस 34, सो x² इक्वल्स टू 1225 माइनस 34। सॉल्व कर लेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 5 में से 4 गया 1, 12 में से 3 गया 9, 1 में से 0 गया 1 और 11 से 91 अंडर रूट एक्स की वैल्यू अंडर रूट 91, ओह सॉरी 11 से 91। अब अगर ये सॉल्वेबल होगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्वेबल होगा तो इतनी वैल्यू पे छोड़ देंगे। क्लियर हो गया। आई थिंक कि यहाँ तक की बात आपको जरूर समझ में आई होगी। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस में जो कि मेंस वगैरह में आए हुए हैं या इधर उधर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करूंगा, क्वेश्चन लिखूंगा, फिर हम लोग उसको आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। आप अपने आप से भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलिए मैं करा देता हूँ। ए वेक्टर इक्वल टू दिया है -4i कैप प्लस जे कैप प्लस 8k कैप। सबसे पहले आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। देखिए अगर आपको आता है तो फास्ट काम कर सकते हैं, पर एरर होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए शुरुआत में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मारनी चाहिए। पहले समझ लीजिए फिर अच्छे से करिए। -4 का स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली -4 का होल स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सब कुछ स्क्वायर रूट में। तो -4 का स्क्वायर 16, 1 का 1, 8 का 64, 64 प्लस 16, 64 प्लस 6 70, 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 1 81, तो यानी आया 9। अगर ए वेक्टर का मॉड 9 आया है तो ए कैप आएगा, यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए कितना -4/9 आई कैप प्लस 1/9 जे कैप प्लस 8/9 के कैप। अब मुझसे क्या पूछा था, डायरेक्शन कोसाइंस, तो कॉस अल्फा इक्वल टू हो गया -4/9, कॉस बीटा इक्वल टू हो गया 1/9 और कॉस गामा इक्वल टू हो गया 8/9। यही डायरेक्शन कोसाइंस है। मैथ्स में भी कुछ सवाल आता है यहाँ से, 12th के मैथमेटिक्स में भी सवाल आता है यहाँ से, जरूर इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आपको। ठीक, मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। पहला, ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3i जे कैप प्लस 5k कैप। दूसरा, बी वेक्टर इक्वल टू -i कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 3k कैप। तीसरा, cos 40 सी वेक्टर इक्वल टू cos 45 i कैप प्लस साइन 30 जे कैप। और चौथा, डी वेक्टर इक्वल टू -3/2 i कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 5/3 के कैप। इन चारों का मैग्नीट्यूड आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक का कंप्लीट, जिसमें आपने वेक्टर देखा, डायरेक्शन कोसाइंस देखे। एक चीज होता है डायरेक्शन रेशियोज, ये जो क्वांटिटी है ना, यही डायरेक्शन रेशियोज है। जैसे 4 डायरेक्शन रेशियो है, 4 -4, यहाँ 1 डायरेक्शन रेशियो है और 8 डायरेक्शन रेशियो, डीआरस बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो मतलब दिक अनुपात। ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम अपने आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो वेक्टर से रिलेटेड होने चाहिए, जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर मस्ट हैव डायरेक्शन, यानी अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा। क्या ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर क्वांटिटी हैव ऑलवेज, a vector quantity always have direction, या all vector quantities have directions। ठीक, but all quantities having direction are not vector। पहला पॉइंट। दूसरा,
क्या होगा अगर हम वेक्टर को डिस्प्लेस कर दें इधर उधर? तो ऑन डिस्प्लेसिंग वेक्टर, ऑन डिस्प्लेसिंग वेक्टर इन ट्रांसलेशन, यानी कि किसी वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इधर से उधर ले जा रहे हैं। ट्रांसलेशन माने अनुवाद वाला नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन में, ठीक। किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस करते समय इट डज नॉट चेंज, ऑन डिस्प्लेसिंग वेक्टर इट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज मतलब क्या हुआ? मान लो एक वेक्टर था ए, इसको यहां से उठा के यहां कर दिए, तो अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कोई अंतर नहीं है, बस एक शर्त है, इसे घुमा नहीं सकते, घुमाना नहीं है, तो अगर घुमा दिए तब तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड, इफ ए वेक्टर इज rotated by angles other than 2 pi or its multiple like 4 pi, 6 pi, 8 pi, etc. If a vector is rotated by angles other than 2 pi or its multiple, it changes. It changes. वेक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी अगर हम वेक्टर को 2 पाई के या 4 पाई के या 6 पाई या 8 पाई जैसे क्वांटिटीज के अलावा किसी भी एंगल से रोटेट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तीसरा नेक्स्ट पॉइंट, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट, जीरो वेक्टर की क्या होती है? एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्ट करता है। जीरो वेक्टर क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। क्यों? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, पर फिर भी एग्जिस्ट करता है। कहेंगे सर ऐसा कैसा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर में से उसी वेक्टर को घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? जीरो वेक्टर। अगर हम जीरो को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड टू एनी वेक्टर, तो वो वेक्टर भी कितना आएगा? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही कितना होता है? जीरो होता है। क्लियर है? इसे नल वेक्टर भी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? डायरेक्शन कोसाइंस रेशियोज होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। कोई दिक्कत इसमें है तो आप बता सकते हैं। ठीक, तो ये आपका वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब आगे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि वेक्टर का एडिशन और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जा सकता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। यानी 3 से 4 लेक्चर्स में आपका वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके साथ हम लोग मेंस और नीट जैसे सवालों को भी करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, और अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे चैनल के वीडियो के किसी भी बॉक्स, किसी भी चैनल वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें आप जरूर अपने क्या कहते हैं, सुझाव हमें जरूर दें, जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, अपनी क्वालिटी को, अपने कंटेंट को, सो दैट कि हम अधिक से अधिक बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभकारी, एडवांटेजियस साबित हों। थैंक यू।